इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं। तुम ट्रेन में ट्रेवल करते हो, कभी तुम्हें घर से बाहर निकलना है, तुम्हारे घर पे गाड़ी नहीं है तो तुम लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। ऑटो में जा सकते हो, टेम्पो में जा सकते हो, ओला में जा सकते हो, बस में जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर रहता है। फिर तुम कहीं पे घर लेते हो तो तुम देखते हो इंटरनेट कनेक्टिविटी आज के टाइम पे है या नहीं, फाइबर कनेक्शन है या नहीं है। फिर मोबाइल कनेक्टिविटी तुम्हारे लिए बहुत मैटर कर जाता है। एंड कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम इन चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक हम अगर कहीं पे घर भी ले रहे हैं तो वी थिंक लाइक यार ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये तो मेरे घर के पास अवेलेबल होंगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा। एंड लास्टली अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तुम और थोड़े से एक्सपीरियंस होने लगोगे, थोड़े से नॉलेजेबल होने लगोगे, तो तुम ना अपने घर के आसपास हॉस्पिटल भी देखोगे कि तुम्हारे घर के आसपास हॉस्पिटल कितना है, कितना आसपास पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है। सो दैट ये बेसिक चीजें तुम्हारे घर के आसपास होने से एक सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी आती है कि चलो मुझे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो बहुत ही पास है। बिजली ऑफिस हो गया, पानी जहां से भी आते हैं सोर्स वगैरह से उनका ऑफिस वगैरह हो गया, गैस से कनेक्शन वगैरह हो गया, इन सब के ऑफिस जो हो गए। तुम इसके बारे में बहुत डिटेल में सोचने लग जाओगे। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं तुम्हें वही पढ़ाने वाला हूं। तुम टर्म 2 दे रहे हो, तुम कोई भी क्लास टेस्ट दे रहे हो, मैं तुम्हें यूएसपी बता देता हूं स्कोर करने की इवन इस चैप्टर के अंदर। इट्स नॉट अबाउट द फिगर्स दैट यू विल बी लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट द टेबल्स यू विल बी लर्निंग, इट्स अबाउट वो टेक्निकलिटी याद रखना ताकि जब टेबल का फिगर्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम डायरेक्ट आंसर कर पाओ, उसमें गलती ना कर दो। एंड मैं एग्जैक्टली वही सिखाने आया हूं, क्योंकि वहां पे अगर तुम्हारा ध्यान रहा तुम ये सब नहीं लिखोगे और गलत करके आ जाओगे। तो बोला गया, जरा ध्यान दो, ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। तुमने तीनों में से एक भी चीज मिस की, तुम्हारे मार्क्स नहीं मिलने, ये गारंटेड मान लो तुम। तो तुम्हें तीनों चीजें लिखनी है, एक्टिविटीज होती है, सर्विसेज होती है, फैसिलिटीज होती है, विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तभी मैंने इंट्रो के अंदर ही तुम्हें कितना कुछ बता दिया ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर वो चीज है जो तुम्हारे आसपास अवेलेबल है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। सो बोला क्या गया इससे, सबसे पहली चीज तो एक इकोनॉमी प्रॉपरली फंक्शन करती है। एक इकोनॉमी के अंदर कभी कोई पैंडेमिक आ जाए, कोविड वगैरह जैसा सिनेरियो आ जाए, उससे लड़ने की ताकत हमें मिलती है अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प होती है। हमारे इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मतलब अभी मैंने एक निर्मला सीतारमन जी की डिबेट देखी थी, उसमें ये हो रहा था कि हमारे इंडिया से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, फर्म्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो एग्जिट ले रही हैं। बल्कि ये कोई नहीं बताएगा एजेंडा के ऐसा सालों में होता रहा है, सालों से होता रहा है। दिस इज नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज कि आज ऐसे किसी भी ब्लो को लेने के लिए, ब्लो का मतलब होता है ऐसा कोई सेटबैक जो इंडिया को पड़ता है, अगर कोई इंडस्ट्री छोड़ के जाती है तो इंडिया केपेबल है, इंडिया सस्टेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, ये कोई नहीं बताएगा। सो निर्मला सीतारमन जी को हम जितना भी बुरा बोले, जितना भी भला बोले, फर्क नहीं पड़ता। बट ये एक फैक्ट है, ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो या इंडियन इकोनॉमी बोल लो, इतनी स्ट्रांग बेस पे बन चुकी है अब अभी इसी टाइम पे कि एटलीस्ट अगर कभी कुछ होता भी है, ऐसा कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से जाती भी है, इंडिया को कोई मेजर ब्लो नहीं लगेगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट शुड बी इन इंडिया। नॉट जस्ट इंफ्रा बट एवरी सिंगल सिस्टम दैट इज बिल्डिंग अप इन इंडिया, every single industry that is building up in India, जो कि इंडिया के कोर के लिए काम करे, ना कि सिर्फ ऊपर की ग्रोथ, टॉप ग्रोथ के लिए। तो ये दो चीजें, तीन चीजें हो गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मैंने तुम्हें बता दिया, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम घर भी ढूंढते हैं तो हम एक बेटर सोसाइटी में ढूंढते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, मैंने क्या बोला था एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर कि जॉबलेस ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया डेवलप हो रहा है तो उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ना चाहिए। एंड फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, मतलब फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। सिंपल सी बात है, आउटसोर्सिंग एक ऐसी सर्विस सेक्टर है, एक टर्शरी सेक्टर है, जहां पे जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो हम किसी बाहर वाली कंपनी को दे देते हैं। जैसे कॉल सेंटर, कस्टमर केयर वाली चीजें हो गई, वो हम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं।
अगर हमारा एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो आउटसोर्सिंग को फैसिलिटेट करता है। आज के टाइम पे तुम सुनते होगे इंडिया के बारे में, देयर आर मेजर कंपनीज दैट आर वर्किंग अब्रॉड, चाहे अमेजन ले लो, चाहे एप्पल ले लो, चाहे गूगल ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इन सब ने जितना भी काम आउटसोर्स करके रखा है ये तुम्हें मिल जाएगा बेंगलोर में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। ये कैसे फैसिलिटेट हो पा रहा है? बिकॉज वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उसको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं, तभी ये आउटसोर्सिंग इंडिया में पॉसिबल हो पा रही है। अब हम गलती पता है कहां करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने में? हमें लगता है कि सिर्फ जिसका मॉनेटरी बेनिफिट है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, तुम्हारे घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं अपने बच्चे की, किस तरह का उनका एटीट्यूड फॉर्मेशन है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। तो दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पहले पढ़ते हैं, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक में क्या आ गया तुम्हारा? जहां पे तुम बात करने लगे एनर्जी की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, ये तुम्हारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा बिजनेस रन करने के लिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे एनर्जी हो। किसी भी बड़ी फर्म के अंदर, बड़ी कंपनी के अंदर, यू नीड दैट पावर जनरेशन, यू नीड दैट ट्रांसपोर्टेशन, यू नीड दैट कम्युनिकेशन। सो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब तुम्हें लगेगा ये तो सपोर्टिंग सर्विसेज है ना भैया, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये तो सपोर्टिंग सर्विसेज है। एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट बैंग ऑन के ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट सपोर्ट्स टू द इकोनॉमी। अगेन, नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन चीजों की सहायता से काम हो रहा है। तो एक बिजनेस रन करता है, मुझे गुड्स प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचने हैं। गुड्स प्रोड्यूस करने में लगती है बिजली, एनर्जी, मार्केट में बेचने लगता है ट्रांसपोर्टेशन, लोगों से कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं, लगता है कम्युनिकेशन, भैया एडवर्टीजमेंट करना है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर सपोर्टिंग सर्विसेज दैट अल्टीमेटली लीड टू इकोनॉमी बिल्डिंग। किसी भी इकोनॉमी को बिल्ड होने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे आ जाता है आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, आपका हाउसिंग, जो मैं इंट्रो में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। नाउ तुमसे अगर कोई पूछता है कि इकोनॉमिक और सोशल में डिफरेंस क्या है, देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली बात जो आ जाती है वो आपकी सोशल में आती है, यानी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को यहां पे ब्रिंग अप करे, मतलब लेके आया जाता है। फ्रंट फेस उसका ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। यहां पर क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ जाता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आखिर हमारी इंडस्ट्री में वो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा, आउटपुट कितनी तरीके से बढ़ेगा, कितनी जल्दी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितनी जल्दी होगा। देन कम सपोर्ट्स, डायरेक्टली सपोर्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे इंडिया की ग्रोथ में डायरेक्टली सपोर्ट करता है। बट व्हेन इट कम्स टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम। चाहे पावर ले आओ, चाहे कम्युनिकेशन ले आओ, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ले आओ, यहां पर भी उतनी ही एजुकेशन की जरूरत है। बिकॉज एजुकेशन एक बंदे को सोचने पे मजबूर करती है, बंदे को सही डिसीजन लेने पे मजबूर करती है, एंड वो थॉट प्रोसेस देती है। सो भले ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग का हेल्दी होना जरूरी है, प्रॉपर एजुकेटेड होना जरूरी है, सो दैट वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन पे सर्विसेज रेंडर कर सके अपनी। तो कहीं ना कहीं जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। फाइनली आ जाता है इकोनॉमिक के अंदर स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल इन द इकोनॉमी। फिजिकल कैपिटल का स्टॉक होता है, मतलब प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह जो होता है उसका स्टॉक यहां पे रखा जाता है। व्हेन इट कम्स टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल की बात की जाती है, माइंडसेट की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं तुम्हें बता चुका हूं उसकी बात की जाती है। मतलब व्हेन इट कम्स टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेस बनाता है कि कितना स्ट्रांग हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। फिजिकल कैपिटल क्या है? एक अच्छी मशीन, एक अच्छा फर्नीचर, एक अच्छी बिल्डिंग, ये कौन बनाएगा? हमारा ह्यूमन कैपिटल। जब तक ये नहीं है तब तक अच्छी चीजें बन ही नहीं सकती। आई स्टिल रिमेंबर, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के बाद ही इसके आगे बढ़ने दूंगा। पहले काफी सारी चीजें ऐसी आती थी, लाइक कार्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर जो होती थी, वो ऐसी होती थी कि उनका मेंटेनेंस बहुत हाई हुआ करता था। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिया करते थे, बहुत एक्सपेंसिव आया करते थे। नोकिया का 1100 जैसा फोन 5-6 हजार रुपए का आया करता था, जबकि वो सिंपल कीपैड वाला फोन था। आज 5-6 हजार रुपए में टच स्क्रीन फोन आ जाता है। अब वो उस समय एक्सपेंसिव क्यों था? बिकॉज हमारे पास ह्यूमन कैपिटल लिमिटेड था, इसलिए वो आपका फिजिकल कैपिटल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। बट जिस दिन से ह्यूमन कैपिटल में एडवांसमेंट होना चालू हुआ, लोग ज्यादा नॉलेजेबल होना चालू हुए,
लोगों के पास वो पावर आने लगी कि हम सोच के चीजें अच्छी बना सकते हैं। जो ह्यूमन कैपिटल के कारण फिजिकल कैपिटल थी उसकी कॉस्टिंग भी ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो गई, एंड बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल आज हमारे पास उतना इंप्रूव्ड और वैलिड है कि वो उन चीजों को और चीपर कॉस्ट में बना सकता है। यानी ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हेविली सपोर्ट करता है। नाउ स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब भी कोई तुम आंसर फ्रेम कर रहे होगे तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार अकेले जिम्मेदार है पूरे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो एनर्जी जनरेशन हो, इवन वो जो न्यूक्लियर पावर वाला एनर्जी जनरेशन था भारत सरकार के हाथ में ही है। नाउ प्राइवेट सेक्टर इन जॉइंट पार्टनरशिप विद द पब्लिक सेक्टर हैज स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ यहीं पे बच्चा गलती करता है, यानी तुम जो हो ना यहीं पे एग्जैक्टली गलती करते हो। तुम्हें लगता है प्राइवेटाइजेशन भी तो हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है, बट कंट्रोल किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में। रेलवेज अभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। मेट्रो परियोजना जो है एलएनटी के साथ है बट टाई अप में है। दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज में भारत सरकार फुल छूट नहीं दे रही है कि जाओ भैया तुम ही करो जो करना है। तो डिफेंस भारत के हाथ में, भारत सरकार के हाथ में है। सो इलेक्ट्रिसिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट भारत सरकार के हाथ में है। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉइंट पार्टनरशिप है, बिल्कुल है। आज के टाइम पे टाटा भी पावर जनरेशन में जा रहा है। टाटा भारत सरकार के लिए डिफेंस में जेट फाइटर प्लेन्स जो है वो तैयार करेगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि पार्टनरशिप नहीं है, जॉइंट वेंचर्स हैं, जॉइंट पार्टनरशिप है, लेकिन दैट डजंट मीन कि जिम्मेदारी फिर प्राइवेट कंपनीज की हो गई है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की। दे आर हेल्पिंग, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, वो सब करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। बाकी जॉइंट पार्टनरशिप में चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्राइवेट सेक्टर प्ले भी कर रहे हैं। देन मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, 90% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स यूज बायोफ्यूल कुकिंग। तो पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगी कि हमारे यहां मेजॉरिटी जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, और अभी भी उन रूरल एरियाज में रहते हुए लोगों में 90% लोग ऐसे हैं जो कि बायोफ्यूल यूज करते हैं कुकिंग के लिए। इंडिया के इस टाइम पे आज भी हिमाचल प्रदेश साइड में ऐसे कुछ जगह हैं जहां पे गूगल मैप्स तक रास्ता नहीं बताता है। इवन आज के टाइम में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे पिछले एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले या मे बी 2 महीने पहले ही बिजली आना चालू हुई है। अब ये बहुत रिमोट एरियाज की मैं बात कर रहा हूं, बट स्टिल दीज काइंड ऑफ प्लेसेस एग्जिस्ट इन इंडिया। एंड ऐसा नहीं है कि ये गांव वगैरह कल बन के तैयार हो गए, ये सालों से सदियों से गांव हैं, लेकिन फिर भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक नहीं पहुंच पाया है, एंड उसी के लिए काम चल रहा है। यू नो देयर आर, जैसे अटल टनल के बारे में आपने सुना ही होगा कि अटल टनल अभी खुली है, ऐसे ही बहुत सारे अभी हाई माउंटेन पासेस हैं जहां पे नई नई टनल्स डेवलप हो रही हैं। सो दैट शोज कि अभी भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग स्टेज पे है। सो एज पर 2001 ओनली 56% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जो कि मैं तुम्हें बता भी रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कुछ कुछ जगह पे ये भी सही मानता हूं कि कहीं कहीं पे कुछ सही डिसीजंस लिए गए योगी आदित्यनाथ के आने से पहले, बिकॉज आई बिलोंग टू यूपी, आई नो कि वहां पे सिचुएशंस क्या रही है। यू नो छोटी छोटी जगह जैसे इटावा वगैरह हो गया, पृथ्वीपुरा जैसा गांव हो गया, वहां पे बिजली ही नहीं आती थी। लाइक तुम्हारे यहाँ शायद हो सकता है बिजली नहीं कटती हो, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पे हो सकता है तुम्हारे शहर में 3 घंटे बिजली जाती हो, उन गांव में 3 घंटे बिजली रहती थी, एंड दैट नॉट टू परमानेंट। तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है कि अभी सिर्फ 56% ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां तक बिजली पहुंची है। नाउ कम्स टैप वाटर अवेलेबिलिटी लिमिटेड टू ओनली 24% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां तक अगर तुमने मेरे साथ पढ़ा है, मैंने तुम्हें सरकार का कंट्रीब्यूशन बताया, दैट यू हैव टू रिमेंबर। मैं तुम्हें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बताया, रोल बताया, जॉइंट पार्टनरशिप बताया, दैट यू हैव टू रिमेंबर। मैंने तुम्हें नेक्स्ट बताने की है कि भैया जितना भी इंफ्रा है उसको अगर तुमने रूरल हाउस होल्ड के बेसिस पे एक्सप्लेन किया, डजंट मैटर विच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, मैं बोल रहा हूं एनी क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, अगर तुमने उसे रूरल हाउस होल्ड्स के हिसाब से या रूरल एरियाज के हिसाब से आंसर किया, बिलीव मी यू विल गेट फुल मार्क्स। तुम्हें चाहिए ना कि भैया मुझे हिंदी नहीं आती, उल्टा बोल रहा हूं, भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती, भैया मुझे लिखना नहीं आता, भैया मुझे सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आती, भैया मुझसे याद नहीं होता। एग्जैक्टली कुछ पॉइंट्स तो याद हो जाएंगे, कुछ वर्ड्स तो याद हो जाएंगे। इंफ्रा में रूरल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट की जॉइंट पार्टनरशिप, अगर ये कुछ पॉइंटर्स भी तुमने उठा लिए, प्लस के रूरल डेवलपमेंट की बात करो या इंफ्रा की बात करो, इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक सर्टेन कीवर्ड्स अगर तुमने इस चैप्टर में याद रख लिए, तुम्हारे पूरे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। कोई भी टर्म हो, कोई भी टेस्ट हो, तुम्हारे फुल मार्क्स हैं। सो
सैनिटेशन की बात की जाए 20% रूरल एरियाज के अंदर है, मतलब ना स्वच्छता है प्रॉपर, ना टैप वाटर अवेलेबिलिटी। ये तो बहुत बड़ा अभी मतलब 24% तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें वैसे बोर्ड्स में मत लिखना, बोर्ड्स में यही 24% लिखना, नियर अबाउट 18% के आसपास टैप वाटर अवेलेबिलिटी है। ये तो सरकारी आंकड़ा है जो तुम्हें बोर्ड्स में लिखना पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हें रियलिटी भी बताई दूं। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। कहीं पे भी आपको विकास करना है, कहीं पे भी आपको डेवलपमेंट करना है, इंफ्रा उसका बेस बनेगा। मतलब कोई गांव के अंदर अस्पताल, एक शिक्षा गृह मतलब एजुकेशनल सेक्टर, मतलब एजुकेशन सिस्टम होना जरूरी है, और तीसरा बेसिक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जैसी चीजें होना जरूरी है। मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर गोज हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना एक के आप एग्जिस्ट कर सकते हो, ये को एग्जिस्ट होते हैं। मतलब अगर ये दो चीजें नहीं है तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो इंडिया नीड्स टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। भारत सरकार को उसमें इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने की जरूरत है, एंड एग्जैक्टली वही देखा जा रहा है आज के टाइम में। बूस्ट कर रही है भारत सरकार। मतलब इतना रोडवेज बन गया है, इतनी रोड्स बनना चालू हो गई हैं जितनी शायद मैंने जब से जन्म लिया है तब से नहीं देखा होगा, जितना मैंने 10 साल में देख लिया है। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी में क्या बोला? इट्स एन इंपॉर्टेंट इनपुट। अगेन ये चीज ध्यान रख लेना भैया, एनर्जी भारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट इनपुट माना जाता है, प्लस इसको लाइफलाइन बोला जाता है कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। भारत के अंदर खैर कहीं पे भी माना जाता है, बट हाँ ये टर्म को थोड़ा सा याद रख लेना। सो पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन ग्रोथ एंड डिमांड फॉर एनर्जी। अभी तुमने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की घटना है, जो मध्य प्रदेश में भोपाल वगैरह जो जगह हैं वहाँ पे ट्रेन्स को, जो लोकल ट्रेन्स हैं उनको रुकवा दिया गया, बेसिकली पैसेंजर ट्रेन्स को रुकवा दिया गया ताकि मालगाड़ी को निकलवाया जा सके कोल भरवा के। बिकॉज काफ़ी सारी जगह पे पूरे भारत में ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, भारत में इलेक्ट्रिसिटी की कमी पड़ रही है बिकॉज ऑफ अभी समर्स जो चल रहे हैं उसके कारण बिजली के लिए बिजली की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो भी नेशन ग्रो हो रहा होता है, जो भी नेशन डेवलप हो रहा होता है, वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बहुत बड़े तौर पे बढ़ जाता है। दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ग्रोथ होगी, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, उसके बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। एरिया ऑफ एनर्जी कंजम्पशन क्या है अपने? एग्रीकल्चर हो जाता है, इंडस्ट्री हो जाता है, हाउस होल्ड हो जाता है। बेसिकली इंडस्ट्री सबसे मेजर है, देन उसके बाद एग्रीकल्चर आता है, वैसे हाउस होल्ड आता है सेकंड नंबर पे, एंड लास्टली एग्रीकल्चर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ कंजम्पशन ये तीन होते हैं। नाउ अगर कोई तुमसे टाइप्स पूछ ले भाई, तो पहला होता है कमर्शियल एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कम्स विद अ प्राइस। मैंने क्या बोला? लिमिटेड याद रखो, उतना जितना पेपर में लिखने से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जो भी आपको एनर्जी पैसा देके मिले वो आपकी कमर्शियल एनर्जी हो गई, जैसे कोल हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। नॉन कमर्शियल क्या हो गया? सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच जनरली डू नॉट कमांड अ प्राइस, जैसे फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गए। नाउ तुम लोग कभी कभार क्या कर लेते हो, ये सोच लेते हो कि एनर्जी का मतलब बिजली हो गया। नहीं, एनर्जी का मतलब सिर्फ बिजली नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो भैया कोल पेट्रोलियम वो है जिनका पैसा देके एनर्जी जनरेट होगा, ये हो गए फायरवुड और एग्रीकल्चर वेस्ट जिसमें पैसा नहीं देना पड़ता है और उससे भी एनर्जी जनरेट हो सकती है। फिर आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड मैंने 90% बच्चों को यहां पे बेटा गलती करते देखा है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलता है जो सालों से चला आ रहा है, जिसमें कोल आता है और ऑयल आता है। नाउ सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इन यूज सिंस लॉन्ग एंड कैन बी स्टोर्ड, जिनको स्टोर किया जा सकता है, ऑल्दो कोल को बहुत टाइम लगता है स्टोर होने में, बट हाँ तुम समझ रहे हो वो कहना क्या चाह रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहता है? विच हैव कम इनटू यूज रिसेंटली, अभी अभी बड़ा चलन में आया है, जैसे हमारा जियोथर्मल हो गया, बायोगैस हो गया, टाइडल पावर हो गया, ये सब अभी रिसेंट टाइम में इनको यूज करना बहुत चालू किया है। काफी सारे लोग अभी टेस्ला को देख के, एलॉन मस्क को देख के इलेक्ट्रिसिटी लिखने लगते हैं, बेटा वो गलत है, ठीक है। बिजली बहुत पहले से एडिसन जी ने बल्ब का उत्पादन कर दिया था, मत लिख के आना इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह, मतलब वो वही गलती करते हो प्लीज। ये तीन टर्म्स याद रख लो, अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आए, जियोथर्मल, बायोगैस, टाइडल पावर लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टॉपिक पावर, एंड जितना मैंने लिखा है मोर देन इनफ है तुम्हारे पेपर के लिए। तो पावर में क्या बोला गया? विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी अपन ने कर लिया, अब आ जाते हैं अपन पावर पे। नाउ सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन पे आ जाते हैं। पावर यहां पे आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। मैं बिजली उत्पादन की यहां पे बात कर रहा हूं, एनर्जी की बात नहीं कर रहा, पावर की बात कर रहा हूं। सो इसमें सबसे पहले आता है थर्मल पावर। तो ये कोल से जनरेट होगी, ऑयल से होगी, वरना नेचुरल गैस से जनरेट की जाती है थर्मल पावर को। मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अकाउंट 67%। हमारे भारत में जो 67% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल पावर से ही जनरेट की जाती है। फिर आ जाता है हाइड्रो, जिसका अधिकतर बचपन से मेरे को लगते आया था कि हाइड्रो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट बाद में पता चला तो दुख बहुत हुआ था, मेरे को नहीं लगता था कि थर्मल से होती होगी। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या कहती है? व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स
और हाई डैम, मतलब ये तो तुमने देखा ही होगा, वो चक्का चलते हुए दिखाते थे साइंस में जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा इसी से होती होगी, बिकॉज साइंस में पढ़ाते थे ना, तो मुझे लगा अच्छा चक्का घूम रहा और एनर्जी जनरेट होती होगी। बट हाँ, चीपेस्ट है, नॉन पॉल्यूटिव है और रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन ये उतना मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है जितना अपना थर्मल पावर है। नाउ थर्ड आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। रिसेंट टाइम्स में ऐसा देखा गया है, जापान वगैरह को देखा होगा, फुकुशिमा प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ था, मतलब जो सुनामी आई थी उसके कारण जो प्रॉब्लम हुई थी, वी हैव अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत शानदार चीज़ है, किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। तो ठीक है, अभी सबसे अप टू डेट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन माना जाता है, सबसे इफेक्टिव माना जाता है, सबसे ज़्यादा पावर जनरेट की जा सकती है, एंड जो कंजम्पशन के कारण डेफिसिट आता है वो इसमें नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम, जब ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल से पावर जनरेट किया जाता है उसको अपन न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, पता है क्या, कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें आज के टाइम पे पावर जनरेशन में फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला आता है इनसफिशिएंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज नॉट इनफ टू फीड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7 to 8%, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी कारण से जो मैंने अभी कोल डेफिसिट का बताया था कि कोल जो है वो ट्रेनों से पहुंचाया जा रहा है पैसेंजर ट्रेन्स को रोक के, दैट इज द ओनली रीजन। अभी हमारे पास सफिशिएंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं है और ना ही उस लेवल पे पावर जनरेशन हो रहा है। एक फैक्ट चेक मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि जो हमारे पावर जनरेशन प्लांट्स हैं भी ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनको बोला जाता है कि यू कैन ऑपरेट इट एट अ फुल कैपेसिटी, बट अगेन यू कैन नॉट डू इट बिकॉज वो झेल ही नहीं पाएंगे उतना लोड। एंड ये फैक्ट है कि हमारे यहाँ जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हम उसको फुल लोड पे नहीं चला रहे हैं। फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो प्लांट लोड फैक्टर, अच्छा मैंने बता ही दिया, मैंने बिना देखे बता दिया, सर दैट प्लांट लोड इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 61%, ओनली 61% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रेस्ट वेंट वेस्ट। मतलब सीधी बात है कि हम जो यूज कर रहे हैं अप टू 61% कर रहे हैं, प्लांट लोड फैक्टर जो होता है, एवरेज पावर जनरेटेड जो होता है वो बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम पावर जनरेट जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है। फिर आता है शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स। भाई बता चुका है मैं, और कितनी बताऊं कि थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल, कूल सप्लाईज जो इनकी शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, और अब अचानक से ये हो रहा है कि भर भर के वहां पे दिया जा रहा है बिकॉज भारत में ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। फिर यहाँ पे आ जाता हूं मैं मेरे भाई, जरा ये भी देख लो, लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। सरकार ने अभी तक गेट्स पूरी तरह से ओपन नहीं किए हैं क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी और महंगी हो जाएगी। एंड आप भी जानते हैं भारत में रेलवेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब चीज़ों को उस लेवल पे एक्सपेंसिव नहीं बनाया जा सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स और फॉरेन सेक्टर्स जो है, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनको इन पावर जनरेशन सेक्टर में उतना नहीं आने दिया जा रहा है, उतना मेजर रोल प्ले नहीं करने दिया जा रहा है। फिर आता है मेरे भाइयों पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इनकी तो क्या ही तारीफ करें, इनका कोई भरोसा नहीं होता। न्यूज़पेपर में, एक अखबार में खबर आती है कि बस हम आज बिजली काट रहे हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली गायब रहेगी। अब ये हर 2 से 3 महीने में आपको देखना पड़ता है, मेंटेनेंस वाली जो सीन है। क्यों होता है ये? बिकॉज अगेन वही जो प्लांट लोड फैक्टर वाला मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे भारत में अगर 100% कैपेसिटी पे कोई प्लांट है, हम उसे सिर्फ 61% तक चला पाते हैं, बाकी वेस्ट जा रहा है। देयर इज अ रीजन, बिकॉज वो उतने प्रॉपरली मेंटेन किए ही नहीं जाते, बिकॉज उतनी फंडिंग पहुंचती नहीं है किसके पास? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास। जैसे हमारे यहाँ जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका नाम है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण संचालय, MKVVL कहते हैं उसे। तो उनका भी यही प्रॉब्लम है कि 2 से 3 महीने में मेंटेनेंस बार बार क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उनके पास इतना कैपिटल ही नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो एक प्रॉपर वर्किंग दे सकें। तो उनको बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। एंड दैट इज व्हाट यहाँ पे बता भी रहे हैं कि थेफ्ट भी हो रहा है, उसके बाद फ्री सप्लाई भी दी जा रही है, जिसके कारण जो परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए वो नहीं निकल के आ रही है। बिकॉज बिजली चोरी तो भारत में बहुत बड़ी समस्या है। तो जब उतना पैसा ही सरकार के पास नहीं पहुंच रहा तो सरकार को भी परेशानी होती है उतना आउटपुट निकालने में। नाउ तुमसे कोई पूछ ले भाई बताओ मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस क्या है, तो जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें याद कराए बस उन्हीं के इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे बोला गया इंप्रूवमेंट इन द प्लांट लोड फैक्टर। सबसे पहली चीज जो प्लांट लोड फैक्टर है उसको इंप्रूव करो, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाओ, थर्मल पावर की। अब प्लांट लोड फैक्टर जो है उससे ये पता चलता है कि कितना बेटरली, आप बेटरली बोल रहे हो, कितना बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप कैपेसिटी ऑफ प्लांट को, उसको इंप्रूव करो। 61% है, 75, 80%, 85% तक लेके जाओ, दैट इज मैंडेटरी आज के टाइम पे। तो देन इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। भैया
अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी का, दैट मीन्स हम जो प्रोडक्शन कर सकते हैं विथ ऑल द रिसोर्सेज ऑल द मीन्स, जो हमारी पावर सप्लाई प्रोडक्शन हो सकता है, जनरेशन हो सकता है, हम वो भी नहीं कर रहे हैं। यानी हमें हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी है, जो पावर जनरेशन की जा रही है बाय एनी मीन्स उसको हमें इंप्रूव करना जरूरी है। फिर आते हैं मेरे भाइयों, प्रमोट करो प्राइवेट सेक्टर को। मतलब अगर आपको अब रिजल्ट्स जनरेट करने हैं, यू विल हैव टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर। मतलब हो सकता है तुम अपने टाइम में विद इन 5 to 10 ईयर्स ये सुनने लगो कि प्राइवेट सेक्टर्स उस रोल में आ चुके हैं जहां पे इंडिया के अंदर अब प्राइवेट सेक्टर्स भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन अ मेजर लेवल। मतलब टायर 3 सिटी तक प्राइवेट सेक्टर्स आ चुके हैं, अभी तो टायर 1 में ही है सिर्फ। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर विथ more than 95% इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। विंड पावर जनरेशन जो होता है उसमें 95% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है। इट इज नेसेसरी टू टैप दिस सेक्टर एंड प्रोड्यूस पावर ऑन अ लार्ज स्केल। और इसी को टैप करके लार्ज स्केल पे पावर को जनरेट करना जरूरी हो गया है। सोलर पैनल की बात हो गई है, गुजरात साइड पे ये ट्रेंड है। अगर जो गुजरात से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि आप सोलर पैनल लगाओ, आपके घर पे बिजली प्रोवाइड की जाएगी और सोलर पैनल से भी यूटिलाइजेशन होगा। तो जितना आपने सोलर पैनल से किया है उतना कट के फिर बिजली का बिल आता है। सो इस तरह की कुछ स्कीम्स लेके आना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है, सो दैट एटलीस्ट जो आज के टाइम पे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो फ्यूचर में ना करें। नेक्स्ट आता है एनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई ये वाला पॉइंट ना अलग से पूछा जा सकता है, तो कृपया करके याद रखना। दैट मीन्स हमारे पास अब एडिशनल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए। मैंने तुम्हें सोलर एनर्जी वगैरह बता ही दिया है, वो अब तुम्हारे लिए जरूरी है। दैट मीन्स ग्रेटर रिलायंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफर्स एनॉर्मस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो वो जो सोलर पैनल वाला ट्रेंड है, जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी इंप्रूव होना चालू होगी, उन सोलर पैनल का यूज भी बढ़ना चालू होने वाला है, गारंटेड मान के चलो। बिकॉज आज नहीं तो कल, मैंने बोला था ना, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी तो आज नहीं तो कल ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत मेजर लेवल पे आने वाली है, गारंटेड। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल। आपको हाइड्रो पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब वही चक्का चक्का वाला पानी वाला जो हमारा प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया इज रिच इन हाइड्रो पावर पोटेंशियल विद एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल मोर देन 1,50,000 मेगावाट। ओनली 21.4% ऑफ द पोटेंशियल हैज बीन डेवलप्ड टिल डेट। अगर आपने हाइड्रो पावर प्लांट अपने डेवलप करना चालू कर दिए, वही जो आया था ना प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी, वही प्रोडक्शन कैपेसिटी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। आप हाइड्रो पावर प्लांट को जनरेट करो, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, हाइड्रो पावर प्लांट एस्टैब्लिश करो। जो हमारी कैपेसिटी है 21.4% पे हम जिसको यूज करें, उसको आप लेके जाओ ना 70-80% तक। मैं नहीं कह रहा 100% तक लेके जाओ, बट उससे आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा पावर जनरेशन में।